ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, थर्ड ईयर के लिए यूनिट थर्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स की बात करता हूँ। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी डिजीज है जो पूरे विश्व को प्रभावित की है। जिस टाइम पे ट्यूबरकुलोसिस आया नया नया, ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज है। कैसी डिजीज है? पहली बात, कम्युनिकेबल मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप जनरली इसके इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस इज एन कम्युनिकेबल डिजीज विच अफेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व को इफेक्ट करती है और लगभग 2 बिलियन लोग टीबी से परेशान हैं। लगभग 2 बिलियन लोग आज भी विश्व में टीबी से परेशान हैं और हर साल लाखों डेथ होती है केवल और केवल टीबी की वजह से। जबकि इतने सारे इलाज इसके आ चुके हैं, फिर भी प्रॉपर इलाज ना मिल पाने की वजह से टीबी से लाखों लोग मर जाते हैं हर साल। तो उसका एक स्टैटिक डेटा है, उसकी बात नहीं करते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द लंग्स। ऐसी डिजीज है जो आपकी मोस्ट कॉमनली लंग्स को अफेक्ट करती है, फेफड़ों को भी अफेक्ट करती है। फेफड़ों के अलावा ये बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है। जैसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है, ब्रेन को भी अफेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है। कभी कभी जोड़ों पे भी टीबी के लक्षण देखे जाते हैं और जो रिप्स होती हैं, रिप्स को भी अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पे टीबी अफेक्ट करता है या टीबी का इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, tuberculosis is a disease most commonly affects the lungs and some other organs of body, as for example brain, spinal cord and other other organs of the body। ठीक है। इट इज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। देखिए, काम की बात मैंने इसको हाईलाइटेड कर दिया है, या आपको भी हाईलाइटेड कर लेना चाहिए कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये होता है, इसका जो मेन बैक्टीरिया है वो क्या है आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है इसकी भी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी स्पीसीज की भी बात करूंगा। जब मेडिसिन की बात करूंगा तो अलग अलग जो मेडिसिन है अलग अलग स्पीसीज पे काम करती हैं। ठीक है। तो मेन इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ही होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बी एंटी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टीबी। इसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। हिंदी में इसको लोग प्राणघातक बीमारियों के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, तो उसकी बात नहीं करते हैं। मेन आपका क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स की अगर बात करें तो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स आर दोज मेडिसिन और मेडिसिन विच आर यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जिन मेडिसिन का हम यूज करते हैं वही आपकी क्या हो जाती है, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन। अच्छा, अब एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन की जब बात करते हैं, मतलब ट्यूबरकुलोसिस आपकी ऐसी डिजीज है जो लंग्स को अफेक्ट करती है, अदर पार्ट्स को अफेक्ट करती है। इसके बाद आपका क्या है कि ऐसे मेडिसिन जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स है। पॉजिटिव एजेंट इसका जो है जिसकी वजह से हो रहा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जब एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स का इतना इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद आ जाता है इसका, सीधा एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं मैं, तो इसके बाद आ जाता है इसका क्लासिफिकेशन। अब जब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। पहली बात तो फर्स्ट लाइन मेडिसिन, सेकेंड लाइन मेडिसिन एंड न्यू मेडिसिन, ये हो जाता है। दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो इस बेस पे करते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है उनका नेचर क्या है। तो सिंथेटिक मेडिसिन हो जाती हैं, सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन। तो नेक्स्ट हम उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। तो जब एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए, क्लासिफिकेशन में जनरली आपकी इतनी मेडिसिन आ जाती है। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो इस बेस पे होता है कि फर्स्ट लाइन मेडिसिन आपकी कौन सी है, सेकंड लाइन मेडिसिन कौन सी है, न्यू ड्रग्स कौन सी है। अच्छा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और न्यू ड्रग्स, इनमें अंतर क्या है, इनको फर्स्ट लाइन ही क्यों कहा गया या सेकंड लाइन क्यों कहा गया, इसकी बात करते हैं। फर्स्ट लाइन मेडिसिन आपकी ऐसी मेडिसिन आती हैं जब ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन में सबसे पहले जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, लगभग 6 महीने तक ये मेडिसिन चलती हैं, तो इनको फर्स्ट लाइन मेडिसिन कहा जाता है। अगर ये मेडिसिन 6 महीने के अंदर ट्यूबरकुलोसिस को सही कर दे रही है, इनके प्रति रेजिस्टेंस नहीं डेवलप हो रहा है, मतलब जो बैक्टीरिया है वो इनके प्रति रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर पा रहा है, तो ये सही कर देती हैं, इनको बोला जाता है फर्स्ट लाइन मेडिसिन। ज्यादातर फर्स्ट लाइन मेडिसिन सिंगल ही चलती हैं, इनके साथ किसी और एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये मेडिसिन काम नहीं कर पाते हैं, इनके साथ आपका जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस काज कर जाता है, तब हम आते हैं सेकेंड लाइन मेडिकेशन पे। तो सेकेंड लाइन मेडिकेशन जब यूज करते हैं तो सेकेंड लाइन मेडिकेशन में ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि दो मेडिसिन एक साथ या दो एंटीबायोटिक्स एक साथ यूज की जाती हैं। तो ऐसी जो एक के साथ एक और लेके आती हैं, जो दो मेडिसिन एक साथ यूज की जाती है, दो एंटीबायोटिक एक साथ चलती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन मेडिकेशन।
फर्स्ट और सेकेंड लाइन मेडिकेशन के अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स के आधार पर जब ये देखा गया कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो एक्चुअल में किसी और चीज़ के लिए बनाई गई हैं, उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो कुछ और है, लेकिन जो उनका मेन मोड ऑफ एक्शन है उस मोड ऑफ एक्शन के साथ साथ ये एज ए एंटी ट्यूबरकुलर भी काम कर सकती हैं, तो उनको भी एंटी ट्यूबरकुलर में रख दिया गया। तो न्यू ड्रग्स आपकी आ गई, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये आपकी सिंपल सी मेडिसिन है, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो हर जगह यूज की जाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एक ही क्लास की मेडिसिन आ जाती हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन की बात की जाए तो आपके मैक्रोलाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब मैक्रोलाइट्स में आप समझ सकते हैं कहाँ पे यूज किया जाता है, जुकाम बुखार से लेकर के जितने ट्यूबरकुलोसिस तक यूज किया जा रहा है। इसके अलावा रिफाम्पिसिन है, तो रिफाम्पिसिन तो जनरली टीबी के लिए यूज किया जाता है, बाकी उसके अलावा और भी उसके मोड ऑफ एक्शन है, स्टमक डिजीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन आ जाती है। अब इसके अलावा जब इसमें देखते हैं फर्स्ट लाइन मेडिसिकेशन पे आपकी कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, तो फर्स्ट लाइन में जो मेडिसिन आ रही हैं 5 मेडिसिन आती हैं। आइसोनियाजिड सबसे मेन इंपॉर्टेंट और ड्रग्स होती है आपके एंटी ट्यूबरकुलर के लिए। आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटाल, स्ट्रिप्टोमाइसिन। अब स्ट्रिप्टोमाइसिन यहीं पे देखिए, स्ट्रिप्टोमाइसिन आपकी क्या हो जाती है, एंटीबायोटिक हो जाती है। जबकि आइसोनियाजिड की बात किया जाए तो आइसोनियाजिड आपकी एंटीबायोटिक नहीं होती है, सिंथेटिक मेडिसिन आ जाती है। तो अभी मैं उसकी भी बात करने वाला हूँ। ये पहला क्लासिफिकेशन है, इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ इसी बात पे बेस्ड है कि फर्स्ट लाइन मेडिकेशन कौन कौन सी चलती है, सेकंड लाइन मेडिकेशन कौन कौन सी है, और इनके अलावा जो तीसरा न्यू ड्रग्स इसमें ऐड की गई है उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। सेकंड इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, सेकंड क्लासिफिकेशन इस बेस पे होता है कि हमारा जो ड्रग है, हमारी जो मेडिसिन है वो क्या, मतलब उनका नेचर क्या है। तो जब नेचर के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो दो क्लासेस आ जाती हैं आपकी। पहला तो आ जाता है सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन, और दूसरा आ जाता है एंटीबायोटिक एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में देख लेते हैं। 5 मेडिसिन आपके आ जाते हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटाल, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। सेकेंड क्लास जब सेकेंड लाइन मेडिसिन की बात करते हैं, थायासिडाजोन, पैरामिनोसैलिसाइक्लिक एसिड, पीएएस बोलते हैं इसको, ठीक है, पैरामिनोसैलिसिटामाइड, इथियोनामाइड, ईटीएम बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उनका मतलब ज्यादातर जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन में यही लिखा जाता है, एटीएम, साइक्लोसेरिन, सीवाईएस, कैनामाइसिन, केएमसी, अमिकासिन, एएम, कैप्रियोमाइसिन, सीपीआर। अब देखिए जैसे अमिकासिन की यहाँ बात आई, अमिकासिन एक ऐसी मेडिसिन है कि इसको ज्यादातर किसी भी एंटीबायोटिक के साथ चलाया जाता है। जहां तक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है एज बीइंग अ फार्मासिस्ट, मैं हमेशा देखता हूँ कि प्रेस्क्रिप्शन में क्या चल रहा है। तो जब आपकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन चलती हैं, टोजोबैक्टम मेडिसिन चलती हैं, ज्यादातर सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टोजोबैक्टम के साथ अमिकासिन दिया जाता है। कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे फिर वो कटा हो, आदमी को कोई चोट लगी हो, घाव हो, या फिर कोई इंजरी हो गई हो, या फिर ऑपरेशन वगैरह किया जा रहा है जो, तो सीजर्स में भी इसका यूज किया जाता है अमिकासिन का। तो ये ऐसी ज्यादातर ऐसी ही मेडिसिन है जो एक के साथ चलती हैं, किसी भी एंटीबायोटिक के साथ उसको सपोर्ट करने के लिए चलती हैं, ताकि हमारा जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप ना कर पाए। इसके बाद फिर आपका न्यू ड्रग्स जो है उसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो ये इसका हो जाता है कंप्लीट क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेडिसिन, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो जब सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्रग्स। तो जब ड्रग्स के नेचर की बात करते हैं तो दो तरह की आपकी क्लासिफिकेशन हो जाता है, दो तरह के नेचर्स हो जाते हैं इसमें एंटी ट्यूबरकुलर में, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर, ठीक है। एंटी टीबी मैंने लिखा है तो एंटी ट्यूबरकुलर ही है, स्पेस नहीं था। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए, याद करने के लिए, 5 मेडिसिन दोनों में है, ज़्यादा मेडिसिन नहीं है। इन सबको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया, आरसी, आरसी, ईपीआई, ईपी, ठीक है। आरसी, एसआरसी, ईपीआई, ईपी। अभी इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। इतने पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद इसमें बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, केवल इतनी मेडिसिन हैं जो आपको पढ़नी है। मैंने जो आपको अभी क्लासिफिकेशन बताया, 5 मेडिसिन, 7 मेडिसिन, फिर 5 मेडिसिन, उतनी सारी मेडिसिन आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केवल इतनी मेडिसिन है जो आपको पढ़ना है एंटी ट्यूबरकुलर में। अब सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर की जब बात करते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक में रिफाम्पिसिन, साइक्लोसेरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाब्यूटिन,
एंड कैप्रियोमाइसिन। इन सारी मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी आती है वो आ जाती है रिफाम्पिसिन। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी आपको सिंथेसिस भी पढ़ना है, सार भी पढ़ना है, यूजेज भी पढ़ना है। बाकी जो मेडिसिन हैं, रिफाब्यूटिन की अगर बात की जाए तो इसका केवल मोड ऑफ एक्शन आपको पढ़ना है, एडवर्स रिएक्शन, यूजेस, ठीक है, सार वगैरह इसमें नहीं है। साइक्लोसेरिन की बात की जाए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की या फिर कैप्रियोमाइसिन की, इनका आपको सिंथेसिस नहीं पढ़नी है। इधर अगर देखा जाए तो पीएएस एक ऐसी ड्रग है जो अक्सर रिपीट करता है एग्जाम में। पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड अक्सर पूछता है, ज्यादातर पूछा जाता है, चांसेस 90% रहते हैं कि पीएएस तो पूछा ही जाएगा आपका एंटी ट्यूबरकुलर से, और इसका आपको सिंथेसिस भी पढ़ना है। साथ साथ पायराजिनामाइड, सॉरी पैराजिनामाइड नहीं, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो बार बार पूछा जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसमें मेडिसिन पढ़नी नहीं, इनको छोड़ देना है, लेकिन सब मेडिसिन पे आप कम ध्यान दे सकते हैं, इन मेडिसिन को, इन तीनों को तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। रिफा रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन के अलावा आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, पैरामिनो सैलिसाइक्लिक एसिड, ये तीन मेडिसिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक पूछता ही है, हर बार पूछता है। चांसेस रहते हैं कि तीन में से दो तो पूछा ही पूछा जाएगा। तो इसको याद करने के लिए जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता था कि रिफाम्पिसिन, रिफाब्यूटिन, साइक्लोसेरिन, कैप्रियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लेकिन मैंने इस हिसाब से नहीं लिखा क्योंकि मैंने जो छोटा सा उसका फार्मूला बनाया याद करने के लिए, RCSRC, R फॉर रिफाम्पिसिन, C फॉर साइक्लोसेरिन, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, R फॉर रिफाब्यूटिन, C फॉर कैप्रियोमाइसिन। जस्ट इसी की तरह मैंने इसका भी एक छोटा सा फार्मूला बना दिया, सीरियल वाइज ना लिख करके मैंने फार्मूले के हिसाब से लिख दिया। इथाम्ब्यूटाल E, पायराजिनामाइड P, आइसोनियाजिड फॉर I, इथियोनामाइड फॉर E, एंड पैरामिनोसैलिसाइक्लिक एसिड फॉर PAS। शॉर्ट में अगर मुझे तैयार करना है, जैसे मुझे नाम, अगर बहुत बार ऐसे होता है स्टूडेंट्स के साथ जो पढ़े रहते हैं बेचारे, जो मेहनत किए रहते हैं, अगर उनको पहला वर्ड पता चल जाए तो पहला वर्ड पता चलते ही वो पूरा लिख डालते हैं। लेकिन अगर की वर्ड ही उनको ना मिले, पहला वर्ड ना याद आए, तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, उनका टाइम जाता है। इसके लिए मैंने इसमें लिखा है EPI EP। अगर EPI EP आपको याद आ गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन तो लिख डालोगे। RCSRC अगर याद आ गया तो आपको एंटीबायोटिक, एंटी ट्यूबरकुलर लिखने में दिक्कत नहीं होगी, आप सारी मेडिसिन का नाम लिख डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो नेक्स्ट मेडिसिन है, और उस मेडिसिन का सार, सिंथेसिस वगैरह सारी चीजें करते हैं, ठीक, ठीक है। तो जब सिंथेसिस की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने क्लासिफिकेशन जो आपको बताया कि एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स को ही लेके चलते हैं। सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स में आपकी सबसे पहली मेडिसिन जो है जिसकी सिंथेसिस करनी है हमें, वो है आइसोनियाजिड, ठीक है। अब अगर आइसोनियाजिड की बात करते हैं तो आप लोग इसको देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आइसोनियाजिड की बात की जाए तो ये होता क्या है, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ड्रग। ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। और ये एंटी ट्यूबरकुलर की तरह यूज किया जाता है क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करता है, पूरी तरह से खत्म नहीं करता है, केवल प्रिवेंट करने का काम करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एज एंटी ट्यूबरकुलर यूज किया जाता है क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक। अब जब इसके सिंथेसिस की बात करते हैं, सिंथेसिस में पहले स्टेप में हम क्या लेते हैं, पिकोलिन लेते हैं, और पिकोलिन का रिएक्शन करवाते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड के साथ, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजिन, या तो आइसोनियाजिड बोलते हैं या फिर आइसोनिकोटोनिक हाइड्राजिन, इसका सेकंड नाम है, फार्मूला है उसका। तो क्या लेते हैं हम, पिकोलिन लेते हैं, मोनो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आइसोनिकोटिनिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। आइसोनिकोटिनिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एल्कोहल और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, हमको मिलता क्या है, इथाइलिन ईस्टर मिलता है, ठीक। इस इथाइलिन ईस्टर का जब हम NH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब जाके हमको फाइनली क्या मिल जाता है, आइसोनियाजिड, जो हमारा क्या होता है, टारगेट हमको चाहिए क्या, आइसोनियाजिड। सिंपल सी, एकदम सिंपल सी छोटी सी इसकी सिंथेसिस है। बाकी जो सिंथेसिस होंगी थोड़ा लॉन्ग हो सकती है, लेकिन इसकी सिंथेसिस तो एकदम आसान है, आप आराम से याद कर सकते हैं। पिकोलिन, पिकोलिन से हमने क्या बनाया, आइसोनिकोटिनिक एसिड, C2H5OH और H2SO4 की प्रेजेंस में हमने फिर से रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने के बाद हमको क्या मिल गया, इथाइलिन ईस्टर। इस इथाइलिन ईस्टर का हमने NH2 के साथ रिएक्शन करवाया तो हमको क्या मिल गया, आइसोनियाजिड, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके सार की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक। मुझे तो बहुत मज़ा आता है यार, देखता हूँ आपको मज़ा आएगा या नहीं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो आइसोनियाजिड के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करते हैं। सात स्ट्रक्चर के जब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमको लिखना होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप किसी भी मेडिसिन का बताना होता है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर। मेन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी बेसिक स्ट्रक्चर पे सारी चीजें मतलब डिफाइन की जा सकती है, उसी के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। जैसे इसका मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिया, तो अब इसी में होता क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर में हम मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे इसमें हमने N1 लिया, N2 लिया, तो N1 में मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, N2 पे मॉडिफिकेशन करेंगे क्या होगा, R1 पे मॉडिफिकेशन करेंगे, R2 पे मॉडिफिकेशन करेंगे। या फिर ये जो पायराजीन रिंग है, इस पायराजीन रिंग को अगर हम मॉडिफाई करें, किसी और रिंग के साथ रिप्लेस करें, तो क्या रिजल्ट होगा, इन्हीं सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। सारी मेडिसिन में यही होता है कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी में छोटा छोटा मॉडिफिकेशन करके हम न्यू मेडिसिन या न्यू ड्रग इंटाइटी को डेवलप करते हैं। या फिर इसके अदर जो एक्टिविटीज हैं वो देखते हैं, हमको ये भी पता चलता है कि अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करने के बाद इसकी एक्टिविटी घटती है या बढ़ती है। ठीक, तो जब आइसोनियाजिड के सार की बात करते हैं, तो आइसोनियाजिड के सार में पहला ही पॉइंट मैंने जो लिखा है देखिएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं आराम से। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट देखते हैं। द N1 नाइट्रोजन इज हाइड्रोजन साइड चेन शुड बी अनसब्स्टिट्यूटेड। पहली बात क्या कह रहा है, जो इसका N1 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन रिंग का साइड चेन है, इसमें हाइड्रोजन से लगा हुआ है। आपका हाइड्रोजन से लगा होने की वजह से इसको हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। एंटीबायोटिक एक्टिविटी या एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी जो है इसकी, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसको हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, इसकी जगह दूसरी चीज नहीं लगा सकते हैं। तो ये अनसब्सटीट्यूटेड होना चाहिए हमेशा, इसका सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता। Second point, N2 nitrogen can be substituted with alkyl group to get active compound. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहा है कि N2 नाइट्रोजन जो है, अगर इसको सब्सटीट्यूट किया जाए, कैन बी सब्सटीट्यूट विथ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के साथ इसका सब्सटीट्यूशन करना चाहिए ताकि हमें एक्टिव कंपाउंड मिल सके। एक्टिव कंपाउंड क्यों, क्या ये एक्टिव नहीं है? बिल्कुल ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि आइसोनियाजिड आपकी एक प्रोड्रग है, और प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए किसी न किसी एंजाइम की जरूरत होती है, किसी न किसी प्रिकर्सर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जब हम इस N2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे विथ एल्काइल ग्रुप, N2 ए वाला अगर आपका सब्सटीट्यूट हो जाता है किसी एल्काइल ग्रुप के साथ, तब जाके हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्टिव कंपाउंड मिलेगा आइसोनियाजिड का। ठीक, आइसोनियाजिड का एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, N2 को सब्सटीट्यूट करेंगे। दूसरा पॉइंट यही कहता है कि N2 नाइट्रोजन कैन बी सब्सटीट्यूटेड विथ एल्काइल ग्रुप टू गेट एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, रिप्लेसमेंट ऑफ पायरिडीन न्यूक्लियस विथ अदर एरोमेटिक रिंग सच एज बेंजीन और पिप्राजीन और थायाजोल रिंग डिमिनिशेस द एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी। अगर हम इसकी इस रिंग को चेंज करते हैं, इसके साथ हम अगर कोई दूसरी रिंग लगा देते हैं, एग्जाम्पल हमने जैसे लिया है कि अगर हम बेंजीन रिंग लगा देते हैं या फिर पिप्राजीन रिंग लगा देते हैं, थायाजोल रिंग लगा देते हैं, तो इसकी जो एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, इसमें कोई एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी नहीं रह जाएगी। तो मतलब ये रिंग भी इसकी सब्सटीट्यूट नहीं की जा सकती, इस रिंग को हम हटा नहीं सकते, सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट? ये वाली जो इसकी रिंग है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं हम, इसको सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता। रिप्लेसमेंट ऑफ पायरिडीन न्यूक्लियस, पायरिडीन न्यूक्लियस जो है, अगर इस पायरिडीन न्यूक्लियस को हम हटा दें, इसके साथ हटा के अगर कोई इसमें फिनाइल लगा दें या फिर बेंजीन रिंग लगा दें, पिप्राजीन रिंग लगा दें, थायाजोल रिंग लगा दें, तो इसकी एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो इसको भी सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, when isopropyl group is substituted at R2, R2 को जो आपका isopropyl ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर इसको हटा दिया जाए, the result is a N2 isopropyl derivative इप्सोनियाजिड। ठीक है, अगर यहाँ पे R2 पे सब्सटीट्यूशन करके, यहाँ पे RT को सब्सटीट्यूशन करके हम क्या कर दें, then isopropyl group is substituted at R2, the resultant is N2 isopropyl derivative। अगर उसको हम सब्सटीट्यूशन उसका कर देते हैं R2 पे, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप का अगर सब्सटीट्यूशन कर देते हैं R2 पे, तो सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा,
इप्सोनियाजिड, और ये जो इप्सोनियाजिड मिलेगा इसमें कोई एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी नहीं होगी। क्या कह रहा है, दिस ड्रग अपार्ट फ्रॉम एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी, अपार्ट फ्रॉम एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी, एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी इसमें नहीं होगी। साथ ही इसमें एक प्रॉब्लम और आ जाएगी कि ये साइकोमोटर एक्टिवेटिंग एक्टिविटी को, साइटोमोटर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी को कम कर देगा या फिर रोक देगा। इट वाज आल्सो फाउंड टू बी इनहिबिट साइकोमोटर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर N1 का सब्सटीट्यूशन हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उसका सब्सटीट्यूशन कर देंगे एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी इसकी खत्म हो जाएगी। N2 का सब्सटीट्यूशन अगर हम करते हैं विथ एल्काइल ग्रुप तो हमको क्या मिलेगा, एक्टिव कंपाउंड मिलेगा, क्योंकि आइसोनियाजिड हमारी क्या है, एक क्या है, प्रोड्रग है। तो प्रोड्रग को एक्टिव करने के लिए इसका हम कर सकते हैं या करेंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूशन। बाकी इस मॉलिक्यूल को, इस न्यूक्लियस को हम सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते हैं। अगर इसका सब्सटीट्यूशन कर देंगे तो एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी इसकी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। R2 का सब्सटीट्यूशन अगर हम करते हैं तो R2 का सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इप्सोनियाजिड, और इप्सोनियाजिड में एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी नहीं होगी। पहली बात एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी नहीं होगी, दूसरी बात क्या होगा, ये साइकोमोटर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी को कम कर देगा या रोक देगा, तो ये भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इसका भी सब्सटीट्यूशन नहीं किया जा सकता है। यही है इसका सार। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, ठीक है। तो जब आइसोनियाजिड की मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो आइसोनियाजिड का मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये प्रोड्रग है। जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, क्या है ये, प्रोड्रग है। प्रोड्रग है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसमें प्रोड्रग, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, कैट जी। ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, कैट जी। और कैट जी है क्या आपका, बैक्टीरियल कैटलिस्ट पेरोक्साइड एंजाइम, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरियल कैटलिस्ट पेरोक्साइड एंजाइम है। इस एंजाइम को एक्टिवेट, इस एंजाइम के थ्रू ये मेडिसिन आपकी आइसोनियाजिड एक्टिवेट होती है। और एक्टिवेट होगी ये काम क्या करती है, इनहिबिट्स दैट फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मैंने दो बार लिख दिया है, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल। सिंपल सा इसका मोड ऑफ एक्शन है आइसोनियाजिड का। ये बैक्टीरियल सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोकती है। और बैक्टीरियल सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोकने के पीछे साइंस ये है कि जब बैक्टीरियल सेल वॉल ही नहीं डेवलप हो पाएगा, तो बैक्टीरिया कहाँ से डेवलप होगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, या फिर बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हो रहा है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। तो काम क्या करता है, इट इज अ प्रोडक्ट दैट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल। माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल को ये रोक देती है, माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोक देती है। Isoniazid must be activated by CAT-G, a bacterial catalase peroxide enzyme. बैक्टीरियल कैटलेज पेरोक्साइड एंजाइम है आपका क्या, कैट जी। कैट जी के थ्रू ये एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के बाद ये बैक्टीरियल सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोक देती है। बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, बैक्टीरिया आपका ग्रो नहीं कर पाता। इस तरह से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के लिए वर्क करता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को किल करने का या इनहिबिट करने का वर्क करता है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन हो जाता है। सेकेंड आ जाता है इसका यूजेस। जब यूजेस की बात करते हैं, इट इज यूज विथ अदर ड्रग्स। मैंने पहले ही कहा था कि आपकी जो सिंथेटिक मेडिसिन है या सेकेंड लाइन ड्रग्स जो है, आप क्लासिफिकेशन में जाके देखिएगा, आइसोनियाजिड सेकेंड लाइन में ही है। तो सेकेंड लाइन की जो मेडिसिन है वो आपकी क्या होती हैं, किसी और मेडिसिन के साथ यूज की जाती हैं। इट इज यूज विथ अदर ड्रग्स इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को जो एक्टिव इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन में अदर मेडिसिन के साथ, मतलब किसी दूसरे एंटीबायोटिक के साथ हेल्पिंग एंटीबायोटिक की तरह वर्क करती हैं, ताकि ट्यूबरकुलोसिस जो है उसका रेजिस्टेंस डेवलप ना हो पाए, और रेजिस्टेंस डेवलप भी हो गया हो तो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए ये वर्क करती हैं। इट एक्ट एज एंटीबायोटिक एंड ट्रीट ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक की तरह वर्क करती है और केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, बाकी अदर इन्फेक्शन में ये काम नहीं करेगी। अदर इन्फेक्शन की बात की जाए तो आपका जैसे फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन में काम नहीं करेगा, वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करेगा, केवल और केवल किस में काम करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। इसका इतना ही यूज है। इसके अलावा इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, एडीआर, ठीक है, जब एडीआर की बात हम करते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, तो कोई भी एंटीबायोटिक हो, ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस एंटीबायोटिक्स हैं या ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन जो हैं, उनके ढेर सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। जैसे इसमें देखिए, हेपेटोटॉक्सिसिटी, फोटोटॉक्सिसिटी, पेरिफेरल न्यूरिटिस, नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस, एलर्जिक रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। एक चीज आप देख रहे हैं, जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, लीवर की वजह से। ठीक है, लीवर को ये अफेक्ट करता है, जब लीवर को अफेक्ट करता है तो जॉन्डिस होता है।
वोमिटिंग ज़्यादातर आपकी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं कॉमन है। एंटीबायोटिक्स अगर आप लिख सकते हैं ना, नौसिया, वोमिटिंग आप आराम से उसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट में लिख सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक लिखो, आंख बंद करके उसमें नौसिया वोमिटिंग लिख दो, कोई रोकेगा ही नहीं। एलर्जिक रिएक्शन, पेरिफेरल न्यूक्राइटिस, हिपेटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आइसोनियाजिड का पूरी तरह से एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इसके बाद जो मेडिसिन बचती हैं आपकी इस क्लास में, 4 मेडिसिन बचती हैं, इथियोनामाइड, इथम्ब्यूटाल, पायराजिनामाइड, पीएएस, पैरामिनो सैलिसाइक्लिक एसिड। इन मेडिसिन का आपको सिंथेसिस पढ़नी नहीं है, इनका सार है नहीं, केवल इनका मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, यूजेस, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसीलिए इनको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। इतना ये हो गया आपका क्या, सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। अब सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है वो होगा आपका एंटीबायोटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरी मेहनत पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।